जदयू कार्यालय के बाहर जातिगत जनगणना को लेके खुशी का इजहार किया जा रहा है यहाँ पे जदयू कार्यकर्ता द्वारा। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। ये पटना का जदयू कार्यालय है और यहाँ पे जो देश में जनगणना होगा और उसमें जो जातिगत जनगणना किया जाएगा इस बार, उसको लेके खुशी का इजहार किया जा रहा है। जदयू कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के जय जयकार का नारा लगा रहे हैं और एक तरह से यहाँ पटाखे फोड़कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जिसको लक्ष्य को जो शुरुआत की थी, एक सोच थी, आज पूरे देश में लागू हुआ। बिहार मॉडल, नीतीश कुमार का मॉडल पूरे देश ने अपनाया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास को धारा को धरातल पर उतारने का, उस पर जो इस कदम में ऐतिहासिक एक कदम होगा ये। और केंद्र सरकार ने देश में जनगणना करने का आदेश दिया है, जिसमें इस बार जातिगत जनगणना भी होगा और इस आदेश के साथ ही यहाँ पे क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। जहाँ एक तरफ बीजेपी और सहयोगी संगठन उसको अपना उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित राहुल गांधी इस जातिगत जनगणना को लेकर लगातार मांग करते रहे। तो यहाँ एक तरह से जातिगत जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ है। जब देश में पहलगांव पे आतंकी अटैक हुआ है, साथ ही यहाँ बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये दिलचस्प होगा देखना कि बिहार में भी जातिगत सर्वे हुआ है तो इसका कितना सियासी इम्पैक्ट पड़ेगा। जातिगत जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ को लेकर मंत्री विजय कुमार चौधरी क्या कहते हैं? मतलब केंद्र सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है या कल अपना फैसला सुना दिया कि अगली जनगणना जाति आधारित होगी। तब जो विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या राजद हो या अन्य कोई दल, ये जो जबरदस्ती श्रेय लेने का पाखंड कर रही, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहते। इनकी भूमिका इतने तक सीमित रही कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस दिशा में पहल की तो वो भी साथ में लग गए। हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि कोई वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज को समर्थन देना और किसी चीज की शुरुआत करना या नेतृत्व करना, इसमें बहुत आसमान जमीन का फर्क है। विपक्ष की बढ़ती मांग के बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार जनगणना कराएगी, जिसमें जातिगत गणना भी होगा। अंग्रेजी राज में 1881 से 1931 तक जनगणना में जातिगत गिनती की जाती थी। आज़ादी के बाद जातिगत विभाजन बढ़ने के डर से 1951 से इसे बंद कर दिया गया। 2011 में यूपीए सरकार ने जातिगत गणना किया था, लेकिन उसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं पहलगांव हमले के बाद जनता में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के बीच सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा की है। आज़ादी के बाद पहली बार सरकार घर घर जाकर जाति पूछेगी। पिछड़े दलित वोटों की बढ़ती प्रासंगिकता के बीच इस निर्णय को अहम माना जा रहा है। हालांकि जनगणना कब शुरू होगी, सरकार ने इसकी तारीख नहीं बताई है। हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 2021 में कोविड के चलते टल गई थी। हालांकि इसी दौरान चुनाव होते रहे। जातिगत जनगणना से जाति की असली तस्वीर सामने आएगी। दलित पिछड़े वोटों की अहमियत के कारण आरक्षण बढ़ाने की मांग तेज होगी। कल्याणकारी योजना, शिक्षा, रोजगार में फिर से आरक्षण तय होगा। पार्टियों में सामाजिक गठबंधनों, जातिगत नेतृत्व, उम्मीदवार चयन पर पुनर्विचार करना होगा। लेकिन जातिगत गणना की चुनौती भी है। जातियां बहुत है, हजारों उपजातियां हैं, अलग अलग पहचान है। समस्या जाति पहचान को पुष्ट करने की भी है। राजनीतिक हेर फेर के जोखिम भी हैं। लेकिन यदि यह पारदर्शी, निष्पक्षता से लागू होगा, ईमानदार विश्लेषण होगा, तो यह लोक कल्याणकारी राज्य के लिए मजबूत दस्तावेज होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर समावेशी नीतियां तैयार करने में जातिगत गणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें पंचायती राज संस्थानों को फायदा होगा। लेकिन बिहार में हुए जातिगत सर्वे का प्रमाण है कि जातिगत गणना महज राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, ना कि गरीबों की भलाई और कल्याणकारी योजना और उसके कार्यान्वयन के लिए। मंत्री विजय चौधरी
द्वारा विपक्ष के आरक्षण को लेकर और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की बात को हास्यास्पद मानते हैं। जब ये अंतिम रूप से दाखिल हुआ, जब गणना पूरी हो गई, फिर उसके आधार पर नए आंकड़े आए, उसके आधार पर फिर विभिन्न जो सामाजिक वर्ग हैं, पिछड़े अति पिछड़े, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, उन लोगों के लिए जो आरक्षण सीमा बढ़ाई गई, वो भी फिर उस समय एनडीए की हुकूमत आ गई थी। और सब जानते हैं कि उसके लिए हम लोगों ने कानून भी बनाया, लेकिन कानून को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। और हम लोग तत्क्षण हाई कोर्ट के निरस्त के आदेश के खिलाफ हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय में मामला दायर कर रखा है। और बिहार सरकार बड़ी मुस्तैदी से उस मुकदमे की पैरवी कर रही है। और हम तो आस लगाए बैठे कि मामला हम लोग के पक्ष में निर्णय हो। और जहां तक 9वीं अनुसूची में भी डालने की हास्यास्पद बात करते हैं, ये भी जानना चाहिए सब कि नियमों को डाला जाता है, कानूनों को डाला जाता है। उसमें देखिएगा तो एक से लेकर जितनी सूची में अधिनियम सब है, कानून सब है। आज की तिथि में जब हमारा कानून ही अस्तित्व में नहीं है, कानून ही न्यायालय ने रद्द कर दिया है, तो आज किसको 9वीं अनुसूची में डालेंगे? ये सुन के आश्चर्य लगता है। और सरकार ने अपना कमिटमेंट बता दिया है कि हम उच्चतम न्यायालय से अपने हक में फैसला चाहते हैं, और वो फैसला आ जाता है, फिर से इसको 9वीं अनुसूची में डालने की पहल की जाएगी। आज राजद या कांग्रेस वाले अगर कह रहे हैं कि ये हमारे कारण हुआ, तो उनकी क्या भूमिका रही? उनकी भूमिका ये इतनी तक सीमित है कि उन्होंने विरोध नहीं किया। ये कांग्रेस वाले लोग जो करते हैं, उस समय हम लोग इंडिया ब्लॉक में थे और मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया था कि पूरे देश में अगली जनगणना जाति आधारित हो, इसको इंडिया ब्लॉक पहला मुद्दा बनावे राष्ट्रीय मुद्दों में। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलकर हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं। और जब बिहार में करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, तब यही राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहने लगे। और कहने लगे तो इनके कहने का क्या मतलब है कि 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी, अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया? और आज अगर मोदी जी ने फैसला लिया है, तो इसका पूरा श्रेय पूरे देश में जनगणना कराने का हमेशा मोदी जी को ही रहे। पूरे देश में जाति गणना कराने का श्रेय प्रधानमंत्री को, और बिहार में इसको सफलतापूर्वक अंजाम देके पूरे देश को दिशा दिखाने वाला, रोशनी दिखाने का काम का श्रेय नीतीश कुमार को जाना चाहिए। जातिगत गणना को लेकर दावे प्रतिदावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार फायदे में तो राजनीतिक दल ही रहते हैं। बिहार में हुए जातिगत सर्वे इसका प्रमाण है। जाति गणना से पहले 2 साल तक इसको लेकर सियासत गर्म किया गया, लेकिन जब जातिगत सर्वे का दर्दनाक आंकड़ा सामने आया तो इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया। सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2 साल हो गए हैं। बिहार में हुए जातिगत सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 64 लाख बेघर परिवारों को 1,20,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन यह अभी तक वादा ही है। इसको लेकर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सर बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ था, उसमें जो कमजोर, जो गरीब का आइडेंटिफाई किया गया था, उसको कहा गया 2 लाख रुपया मिलेगा, बेघर को 1,20,000 अभी तक मिला नहीं है। वो बिल्कुल चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी लघु उद्यमी योजना, जो 94 लाख परिवार, गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, उनको लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के माध्यम से उनको 2-2 लाख रुपए की योजना से मदद की जा रही है। और
गरीबों को 2-2 लाख रुपए देने के वादे पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कहते हैं, सुनिए। जो बिहार में जातिगत सर्वे हुआ था उसमें जो वादा किया गया था गरीब परिवार को 2-2 लाख और बेघर को 1,20,000 अभी तक नहीं मिला। अभी आपको आंकड़ा दे देंगे हम, आप सबको खोज रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि शुरुआत कर दिए आप, ये नहीं पूछ रहे हैं, नाम बता देंगे, जाके वहाँ कवरेज कर लीजिएगा। शुरुआत हो गया है जी, 250 करोड़ का वित्तीय आवंटन भी बजट में किए। अरे हम जो बोलते हैं ना वो करते हैं, हम इन लोग के जैसा हैं कि ताली के पेड़वो घर में रखेगा और ताली के खिलाफ बयान देगा। वहीं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 22 नवंबर 2023 को कहा कि नहीं कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपया 2 लाख रुपया देंगे। ये कहा है कि नहीं कहा है? अपने ट्वीट में लिखा है, विधानसभा में कहा है। नीतीश कुमार ने 2006 में ये महादलितों को कहा कि नहीं कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, दिया है तो दिखाओ। अगर आपने कहा कि 2 लाख देंगे तो किसको मिला है जो नहीं हम लोग को दिख रहा है? तो जातीय जनगणना को लेकर मेरे 3 सवाल जन स्वराज के हैं। पहला कि आरक्षण बढ़ाने के लिए जो आपने दावा किया था कि आप केंद्र सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, उस पर आज स्थिति क्या है? किस तारीख को आपने रिकमेंड किया और केंद्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय दिया? क्योंकि केंद्र में भी भाजपा और नीतीश की ही सरकार है, और अगर नहीं दिया तो प्रधानमंत्री अभी आ रहे 24 तारीख को, तो मधुबनी में प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि जदयू के लोग भी भीड़ जुटाने में लगे हैं। सरकारी खर्चे पर डीएम सीडीपीओ से लेकर सारा प्रशासन लगा हुआ है, सरकारी खर्चे पर भीड़ जुटाई जा रही है, तो उसमें मोदी जी को और नीतीश जी को बताना चाहिए कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण बनाने के प्रस्ताव की स्थिति आज क्या है। दूसरा, 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपए आपने देने की बात कही थी, उसकी स्थिति क्या है? हम लोग की जानकारी के हिसाब से, आप लोग भी पत्रकार है, अभी तक के बजट में 2 बजट में इस योजना के तहत 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं किया गया है। और तीसरी बात कि आपने 39 लाख जो होमलेस लैंडलेस खासकर दलित समाज के लोग थे, उनके लिए अभी तक 1,20,000 रुपया जो जारी करने के लिए कहा था, उसमें कितना पैसा जारी किया? एक ये विषय है जातिगत गणना और उसको लेकर होने वाले सियासत में जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी के बीच जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का क्या होगा? लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले परिसीमन और दक्षिण के राज्यों की चिंता की उन्हें आबादी नियंत्रण के कारण एक तरह से दंडित किया जा रहा है। बिहार के उन 27 जातियों का क्या होगा जिसकी आबादी महज 1000 से कम है? भास्कर जनजाति की आबादी में महज 37 लोग हैं। 2 बरस तक इस राज्य में सिर्फ एक ही चर्चा हुई है, जाति जनगणना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई होना चाहिए, कर लो। लेकिन करने के बाद जिन्होंने कराया, आपका हमारा 500 करोड़ रुपया खर्चा कराया, उनमें से मैं दावा कर रहा हूं किसी ने 5 पन्ना भी उसको पढ़ा नहीं। उसी जातीय जनगणना में लिखा हुआ है कि 3% दलित समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम ईबीसी समाज का लड़का 12वीं पास कर रहा है, और समाज को क्या बताता है कि आरक्षण बढ़ा देंगे। आप मुझे बताइए, किस सरकारी नौकरी में बिना 12वीं पास आदमी को आरक्षण का लाभ मिल सकता है? जब आपका बच्चा 12वीं पढ़ेगा ही नहीं तो आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? और ये तो 35 साल से कौन सत्ता में बैठा है? अगर ये लोग कह रहे हैं कि इन पर अत्याचार हुआ, हम सामाजिक न्याय के, गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के मसीहा हैं, तो 35 साल से बिहार में सत्ता में बैठा कौन है? लालू जी और नीतीश जी। तो अगर यहाँ के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे या इवन सवर्ण समाज के बच्चे नहीं पढ़े, तो उसका जवाबदेही किसका है? उनका बच्चा नहीं पढ़ा, 9वां नहीं पास किया, तब भी उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे 12वीं पास नहीं किए हैं, उनको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। ये बात बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। क्या लग रहा है, जाति जनगणना के आधार पे जो होने जा रहा है, तो क्या लोगों को उस टाइप से आरक्षण मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी भागीदारी होगी। और इन लोग को अब लालू जी को ज्ञाने नहीं हुआ पार्लियामेंट में, जितना जोक सुनाए ना, ये बेचारे पार्लियामेंट में नीतीश कुमार जी उसी समय बोल रहे हैं, उसके 10-15 साल के बाद इनको ज्ञान होता है, 16 साल के बाद। 14 साल में वनवास टूटता है, इनका जन्मों टूटता है 16 साल।
को लेकर सवाल उठ रहा है कि अभी जो जिस तरह से ये अटैक हुआ है आतंकवादी पुलवामा में, इसको लेकर ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। ये अब पहलगाम से इसको जोड़ दिया। ये विपक्ष का आरोप है। दुर्भाग्य इस देश के विपक्षी पार्टियों का है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में एविडेंस मांग रहे थे, ये तौर तरीका देश का नहीं है। ये पार्लियामेंट के अंदर में इस पर 2 बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। तो ये गणना होने से परेशानी किस बात का है? अरे जहां जहां संपत्ति बनाए होगा वो पता चल जाएगा विपक्ष के नेताओं को, ईडी को, और सुविधा होगा इसमें काम करने में। और बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और जब नहीं हुआ था तो लग रहा था इसके होने से ही बिहार का कल्याण हो जाए। बिहार में जातिगत सर्वे हो चुका है और जब इसका दुखदायक पहलू सामने आया, जो भयानक गरीबी का डेटा सामने आया और जो वादा किया गया उसको लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहले आप डेटा देख लीजिए वो कितना भयावह है और यदि इसका सही उपयोग हो तो ये बेहतर कारगर भी हो सकता है। आप देखिए बिहार में जो सर्वे हुआ था जातिगत, उसमें कहा गया था कि 34% लोग 6,000 रुपया से कम कमाते हैं, यानी 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे है। अनुसूचित जाति में 42% लोग गरीब हैं। अनुसूचित जनजाति में 42.70% लोग गरीब हैं। अति पिछड़ा में 33.6% लोग गरीब हैं। पिछड़ा वर्ग में 33.16% लोग गरीब हैं। सामान्य वर्ग में 25% लोग गरीब हैं। बिहार में 33,000 भिखारी है और 28,000 कचरा बीनने वाले हैं। 1 करोड़ लोग खेतिहर मजदूर हैं। 190 जातियां जिसकी आबादी 1% से कम है। 27 जातियों की आबादी 1,000 से कम है। भास्कर जाति की आबादी में महज 37 लोग हैं। राज्य के कुल आबादी के 1.57% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। सामान्य वर्ग के 3.19% और पिछड़ा वर्ग के 1.75% सरकारी नौकरी पेशा वाले हैं। 63,840 परिवारों के पास छत नहीं है और 39 लाख परिवार झोपड़ी में रहती है। 13.07 करोड़ की आबादी में 98.63% लोगों के पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है। इस डेटा का उपयोग हम योजना बनाने में भी कर सकते हैं, लेकिन होता है इसका सियासी लाभ। और आगे डेटा देखिए वो कितना दर्दनाक है। आजादी के 75 साल बाद भी बिहार की कुल 13 करोड़ 7 लाख आबादी में मात्र 0.06% यानी 74,175 लोग ही MBBS डॉक्टर हैं। वहीं 0.07% यानी 95,398 लोग के पास ही डॉक्टरेट या CA की डिग्री है। यही नहीं, अब तक 0.30% यानी 3,92,000 लोग ही इंजीनियरिंग की डिग्री ले पाए हैं और 10.58% डिप्लोमा ITI है। 0.82% PG डिग्रीधारी हैं और 6.11% सामान्य ग्रेजुएट हैं। वहीं 9.19% इंटर पास है। इंटर पास करने वालों में सवर्ण 14% हैं। पिछड़ा वर्ग में 10.69%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 7.95%, ST में 7.48% और SC में 5.76% है। आप देखिए जब आरक्षण बढ़ाने की बात होती है और जब इंटर पास ही 5% आप हैं तो बिना इंटर पास कौन सरकारी नौकरी मिलेगा? जो बेघर को 1,20,000 देने का वादा किया गया था या जो 94 लाख गरीब आइडेंटिफाई किए गए थे उसको 2-2 लाख देने का वादा किया गया था, वो वादा ही रह गया है। तो ये जब जातिगत सर्वे हुआ, ये बेहतर चीज है, आंकड़ा आता है जिसका हम योजना में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बिहार के अनुभव से इसका अभी तक 2 साल बीत गया है। वादा है और हकीकत आपके सामने है। अब सुनिए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी क्या कहते हैं। कि पहले की सरकार ने किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत ही नहीं जुटाया क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं था। नीतीश कुमार ने न सिर्फ देश में जातीय गणना कराने की वकालत की, बल्कि बंबई के जो इंडिया गठबंधन का जो मीटिंग थी उसमें जब जदयू ने इसको नेशनल इश्यू बनाने की बात की तो ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और उस समय राहुल गांधी सहित लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी उसी मंच पर थे, लेकिन उन्होंने इस इशू पर जनता दल यूनाइटेड का साथ नहीं दिया। ये प्रमाण है। तो आप जो क्रेडिट ले रहे हैं और पटाखा छोड़ रहे हैं किस बात का? और नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो न सिर्फ उन्होंने कराया
योजना बनाई, उसमें तो हम कर रहे थे। आप बीच में एक साल सवा साल के लिए हमारे साथ आए और उस सवा साल का क्रेडिट ले रहे पटाखा छोड़ करके। अगर सिर्फ पटाखा छोड़ने से हर दिन दिवाली हो जाए तब तो सबको दिवाली मनाने लगेगा अपनी मर्जी से। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी की सोच है और ये लड़ाई आज से नहीं लड़ी जा रही है। ये लड़ाई जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नारा आज से नहीं लग रहा है, ये पेरियार साहब के समय से नारा लग रहा है। इसकी सबसे पहली वकालत पेरियार साहब ने साउथ से शुरू किया था। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह और कर्पूरी ठाकुर ने इस आवाज को ताकत देने का काम किया और बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार ने उसको सरकारी खर्च पर इंप्लीमेंट कराने का। ये तो वो लोग हैं जो कहते रहे कि जो यहाँ पर गन्ना हुई है वो फॉल्स गन्ना है। 50 बार इनका बयान आया है, राहुल गांधी का बयान है, तेजस्वी जी का बयान है। उस समय तो ये कहते थे कि जातीय गन्ना जो है ये फॉल्स है, इन्होंने जबरदस्ती कर दिया है। ये पटना का बीजेपी कार्यालय और यहाँ लिखा हुआ है पहलगांव के आंसुओं का बदला सूद समेत लिया जाएगा। ये पोस्टर लगा हुआ है बीजेपी कार्यालय के आगे और इसी बीच जदयू कार्यालय में जातिगत जनगणना को लेकर पटाखा छोड़ा जा रहा है।